वाष्पीकरण। द्रव के खुली सतह के प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा रहता है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग। सामान्यतः मनुष्य के स्वस्थ एवं अनुकूलन जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। नंबर 1 में ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, आपेक्षिक आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस से 60% से 65% के बीच, जबकि वायु की गति 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट तक होनी चाहिए। अब देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक अर्थात ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में व्यक्त होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। बाह्य कार्य करने में, समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। नंबर 1 में केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यह किसके कथन के अनुसार? क्लासियस के कथन के अनुसार। अब देख लेते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश की कण विकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत
इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। किसने की थी? सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जैसे माध्यम में अब आगे देख लेते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का जो है समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। यह दोनों एग्जाम में पूछ दिया जाता है। प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय जो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.8 सेकेंड का 28 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है ना। देख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस बॉडीज, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य और विद्युत बल्ब इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगते हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच, जल। अपारदर्शक वस्तुएं, कुछ वस्तुएं जैसे ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसे धातु। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं प्रकाश का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। अब देख लेते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1 में आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तरल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v अर्थात दुगुनी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण दुगुनी अर्थात 2 थीटा से
घूम जाती है। समतल दर्पण में जो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम जो है आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। यदि 360 बटा थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी वस्तुओं के लिए n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 बटा 90 माइनस 1 हो जाएगा 4 माइनस 1, 9 चौको 36 कट जाएगा और 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n 360 बटा थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो। चलिए और आगे देख लेते हैं। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 बटा 40 बराबर 9 प्रतिबिंब, इसमें जो है 9 चौको 36, 9 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा 40 माइनस 1 बराबर 8 होगी। मतलब कितना कट जाएगी यह विषम होने पर 9 चौको 36, 9 मरतबे और माइनस 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगी। यदि 360 बटा थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। चलिए और आगे देख लेते हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, स्पेशल नहीं होगा, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है फोकस पर और वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है उल्टा व वास्तविक होगी। जबकि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनने वाली जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब जो है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और उसका जो है स्थिति होगा वस्तु से वह वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा और वह उल्टा व वास्तविक बनेगा। जबकि वक्रता केंद्र पर वस्तु अगर रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगा और इसमें वस्तु की तुलना में जो है समान आकार का बनेगा और यह जो है उल्टा एवं वास्तविक होगा। फोकस तथा वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति होगी और यह वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा और यह जो है उल्टा व वास्तविक होगा। जबकि फोकस दूरी पर बनने पर जो है यह अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और यह बहुत ही बड़ा होगा और यह उल्टा व वास्तविक होगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच यदि बनती है प्रतिबिंब तो यह दर्पण के पीछे चला जाएगा और यह वस्तु के आकार से बहुत बड़ा हो जाएगा तथा यह सीधा व आभासी होगा। चलिए और आगे देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आती है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, इन सभी में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछा बनता है। उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में होता है। बाकी सभी में जो शीशा लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण होता है। सोडियम परावर्तक
लैंप में तथा सोडियम परावर्तक लैंप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समानांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देख लेते हैं अपवर्तन के नियम को। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। इस नियम को जो है स्नेल का नियम कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। नंबर 1 में द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य जो है दिखाई पड़ता है। पानी में भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अब देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जल में पड़ी परख नली का चमकना भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच में आई दरार का चमकना भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा क्यों न हो। प्रकाशित तंतु का उपयोग। प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। अब देख लेते हैं लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तन माध्यम को लेंस कहा जाता है। प्रायः लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायप्टर होती है। डायप्टर जो है ऐसा ही मात्रक होता है जिससे D द्वारा सूचित किया जाता है। में उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर जो है निर्भर करता है। मान लिया कि अपवर्तनांक वाले लेंस को अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां जो है उत्पन्न होती है। नंबर 1 में अब देख लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार के प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल जो है लास्ट में है। अब देख लेते हैं न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे जो है अधिक होता है तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। अब देख लेते हैं इंद्रधनुष रेनबो। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं: प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो और द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग जो है अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 40 डिग्री G
तथा बाहरी वाली लाल किरण 40 डिग्री 8 है, तथा बाहरी वाली लाल किरण जो है आँख पर 42 डिग्री 8 का कोण जो है बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा के बिंदु पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन, इसमें क्या है, इसमें 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार जो है परावर्तन होता है, और इसमें 2 बार परावर्तन और 2 बार परावर्तन भी होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग का एक एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बाहर की ओर जो है लाल रंग और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है, और यहाँ पर जो है कहाँ गया, यहाँ पर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर जो है लाल रंग होता है। बाहर की तरफ इसमें ठीक उल्टे हो जाता है, लाल रंग बाहर की ओर, ये यहाँ पर लाल रंग जो है अंदर की ओर होता है, जबकि बैंगनी रंग जो है अंदर की ओर, और यहाँ पर हो जाता है बैंगनी रंग जो है बाहर की ओर। बाहर वाली बैंगनी किरण आँख पर जो है 54 डिग्री 52 का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण जो है 50 डिग्री 8 का कोण जो है बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। यह द्वितीयक इंद्रधनुष जो है धुंधला दिखाई पड़ता है, किसकी अपेक्षा, प्राथमिक इंद्रधनुष के अपेक्षा। अब देख लेते हैं प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक संघ। लाल, हरा व नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, RGB। पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। कौन, पीला, मेजेंटा, पीकॉक और नीला, 3 ठो को प्राथमिक RGB, और यहाँ पर जो है द्वितीयक जो है पीला, मेजेंटा और पीकॉक तथा नीला को जो है द्वितीयक रंग कहते हैं। यह 2 प्राथमिक रंगों को मिलने से प्राप्त होता है। जैसे लाल प्लस नीला मिल जाएगा तो मेजेंटा हो जाएगा, हरा प्लस नीला हो जाएगा तो पीकॉक नीला हो जाएगा, और लाल प्लस हरा हो जाएगा तो यह पीला हो जाएगा। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। लाल प्लस पीकॉक नीला सफ़ेद रंग बन जाता है, उसी तरह नीला प्लस पीला जो है मिलकर जो है सफ़ेद बनता है। हरा प्लस मेजेंटा मिलकर जो है सफ़ेद बनता है, और लाल हरा प्लस नीला यह जो है मिलकर सफ़ेद बनता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग, वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करता है। शेष सभी रंगों को जो है वह अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देता है वह श्वेत दिखाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव जो है सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह जो है काला दिखाई पड़ता है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने वाली लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेती है। अब देख लेते हैं वस्तु द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह की दिखाई देती है। इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। सफ़ेद कागज़ और सफ़ेद रंग में देखने पर यह लाल दिखाई पड़ती है। वस्तु के नाम, सफ़ेद कागज़ सफ़ेद किरणों में और लाल किरणों में तथा हरी किरणों में हरा और पीली किरणों में यह पीला दिखाई पड़ता है, जबकि नीली किरणों में यह नीला। यानी सफ़ेद कागज़ जो है अपने अपने रंग में दिखाई देता है। सफ़ेद में सफ़ेद, लाल में लाल, हरा में हरा और पीला में पीला और नीला में जो है नीला। जबकि लाल कागज़ जो है सफ़ेद में यह लाल दिखाई देगा, लाल रंग में यह लाल दिखाई देगा, हरा में यह काला दिखाई देगा, पीला में यह काला दिखाई देगा और नीला में भी यह काला दिखाई देगा। जबकि हरा कागज़ जो है सफ़ेद में हरा दिखाई देगा,
लाल में जो है काला दिखाई देगा, हरी में हरा दिखाई देगा, बाकी पीली और नीली में जो है काला दिखाई पड़ेगा। उसी तरह पीला कागज भी जो है सफ़ेद में पीला दिखाई देगा, लाल में काला दिखाई देगा, हरी में भी काला दिखाई देगा, और यह जो पीला है तो पीला में पीला दिखाई देगा, जबकि नीला में जो है यह काला दिखाई पड़ेगा। उसी तरह नीला जो है सफ़ेद में जो है नीला दिखाई देगा, बाकी सभी में काला, और नीला में जो है नीला दिखाई देगा। जैसे लाल में काला, हरी में काला, पीली में काला और नीली में जो है नीला दिखाई देगा। अब देख लेते हैं प्रकाश और तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण जो है दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट में, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में जो है ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबोत्तल में एक ही दिशा में हो, तो प्रत्येक दिशा में सम्मित नहीं हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों के कारण होता है। मानव नेत्र, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक होती है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को जो है नहीं देख पाता है। कारण, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी जो है घट जाती है, लेंस की क्षमता जो है इसमें बढ़ जाता है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। अब देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, किंतु निकट की वस्तु जो है दिखलाई नहीं पड़ती है। लेंस की गोलाई इसमें जो है कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता इसमें जो है घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के जो है पीछे बनता है। रोग का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तर लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता जो है घट जाती है या
समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न निकट की वस्तु को देख पाता है। रोग का निवारण। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस अर्थात उभयतल लेंस या बाइफोकल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु उधर दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस अर्थात सिलिंड्रिकल जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। रेटिना की शंकु कोन्स। कोशिका से रंग का एवं क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। और देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m=1+d/f होता है, जहाँ d जो है 25 सेंटीमीटर होता है और f जो है लेंस की फोकस दूरी होती है। अब देख लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस और जो आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को जो है एकत्रित करता है। अब देख लेते हैं स्थिर वैद्युत। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के जो है फलस्वरूप होता है। यह यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। जैसे रुआ, फ्लानेल, चमड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, गंधक और एबोनाइट तथा गाटा पार्शिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक या पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर जो है निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक अर्थात कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी सबसे
अच्छा चालक है। दूसरा स्थान जो है तांबा का है। अचालक, नॉन कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। कूलम का नियम, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो है कार्य करता है। अब देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रह जाता है। विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी धनात्मक आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और यह एक जो है अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और यह भी जो है एक अदिश राशि है।